गुड इवनिंग एवरीवन और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक अच्छी न्यूज के साथ 9 पीएम क्लास के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं एम्स CER एग्जाम कॉमन रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। यहाँ पर आपके लिए एम्स एक बार फिर से लेके आए काफी सारी वैकेंसीज। बात करेंगे एम्स एनो एग्जामिनेशन, एम्स नर्सिंग ऑफिसर ESIC एग्जामिनेशन के बारे में और इंक्लूडिंग पोस्टों के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो आज का बिग न्यूज है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से हमारे पास एम्स के अंदर एग्जाम होने वाला है, किस प्रकार से वहां पर आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, कितना मार्किंग रहेगा, नेगेटिव मार्किंग और कितनी पोस्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। तो चलिएगा, आप सभी ने हाल ही में कल जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एम्स का CER उसके बारे में बात, कॉमन एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम जो होने वाला है उस एग्जाम में जो ड्यूरेशन रहेगा पेपर का। पहले पेपर की बात करते हैं, पेपर कैसे होने वाला है। पेपर का जो ड्यूरेशन रहेगा वो कितना है, हमारे पास 90 मिनट का रहेगा। इस बार वापस से एग्जाम के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, सिनेरियो और सिलेबस चेंज कर दिया। 90 मिनट रहेगा। 90 मिनट के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने रहेंगे, हमारे पास 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 में से 75 जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेगा नर्सिंग सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, और 25% या 25 जो क्वेश्चन रहेंगे वो किसके रहेंगे, नॉन नर्सिंग के रहेंगे। इसमें आपका मैथ्स दीजिए, इंग्लिश या आप बात करें नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होंगे, डील किए जाएंगे। यहाँ पर मार्किंग कितना रहेगा, टोटल नंबर ऑफ जो मार्किंग रहेगा वो कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन का 400 रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी इस बार SNO एग्जामिनेशन में ऐड कर दिया गया था। जो लास्ट SNO CRE एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखा गया है एम्स के साइड से। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम किस तरीके से होने वाला है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपके पास एग्जाम जैसे कि हम नॉर्सेट एग्जामिनेशन देते हैं सेम उसी तरह का एग्जाम पैटर्न लिया जाएगा। टोटल 5 सेक्शन होंगे। ईच सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे भाई, 20 क्वेश्चन होंगे। और कितने टाइम में करना होगा, हमें 18 मिनट में करना होगा, फिर वो सेक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर कोई नए बच्चे भी यहाँ पर पहली बार एम्स एग्जामिनेशन, नॉर्सेट या CER या बात करें ESI का रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि जो आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, आप केवल एक बार में 20 क्वेश्चन ही कर पाओगे और वापस से पुराने क्वेश्चन पर आप नहीं जा पाओगे। 18 मिनट के अंदर वो सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंड क्लोज दोनों हो जाएगा, चाहे आप कंप्लीट करो चाहे ना करो। तो ध्यान से नेगेटिव कंट्रोल के साथ हमें क्या करना है, एग्जाम को अटेंड करना है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट के बारे में। पहले बात करते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगा। तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वो 171 है। डिफरेंट एम्स हो गया आपका, रायबरेली, बठिंडा, एम्स जम्मू, ठीक है। एक PHN का भी पोस्ट है एम्स ऋषिकेश में। तो आपके पास डिफरेंट एम्स के अंदर SNO पोस्ट है इंक्लूडिंग है, जिसके अंदर 171 टोटल फीमेल पोस्ट है और 43 किसका है, मेल पोस्ट है। मतलब फिर से एक बार एम्स ने यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर 80-20 का रेशियो कर दिया है, या मेल फीमेल में 80-20 फिर से कर दिया है। भैया निकलना ही पड़ेगा, ठीक है, इस बार तो निकलना ही पड़ेगा इस जर्न से। देखिएगा, अगर बात करें कि आपका बेसिक रिक्रूटमेंट क्या है, तो आप SNO पोस्ट के लिए नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बेड कितना होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको एम्स नागपुर में जाना है, स्पेशली एम्स नागपुर में जाना है, तो कम से कम आपके पास 200 बेड हॉस्पिटल का यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं SNO के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है ESIC एग्जामिनेशन के बारे में। एक बार फिर से ESIC वैकेंसी देखने को मिल रही है, एक बार फिर से क्या मिल रही है, ESIC वैकेंसी देखने को मिल रही है थ्रू द CRE एग्जामिनेशन। और टोटल जो पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर रहेगी वो 460 पोस्ट रहेगा। कितना रहेगा, 460 पोस्ट रहेगा। जिसमें हम बात करें टोटल फीमेल के अंदर, फीमेल मेल का 194, EWS 46, OBC 121, SC कैटेगरी 65 और ST कैटेगरी 34 सीट यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट बात करूं कि ESIC मेल का पोस्ट कितना रहेगा, तो टोटल 113 पोस्ट यहाँ पर। इसके अंदर अगर बात करें कि UR कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए 48 है, EWS 12 यहाँ पर रहेगा,
ओबीसी के लिए 29 रहेगा, एससी के लिए 60 रहेगा और एसटी के लिए क्या रहेगा 8 पोस्ट रहेगा। एक और वैकेंसी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है रिम्स। रिम्स के अंदर भी अगर बात करें मेल एंड फीमेल रेशियो की तो यहाँ पर भी 80-20 कर दिया गया है और रिम्स के अंदर फीमेल का 13 पोस्ट रहने वाला है और मेल का कितना रहेगा 3 पोस्ट यहाँ पर भी क्या होगा इंक्लूड होगा। तो ये तो बात हुई एग्जामिनेशन के बारे में। 7 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कल से आपके फॉर्म क्या हो चुके हैं स्टार्ट हो चुके हैं 7 जनवरी से, और 30 जनवरी तक आपको फुलफिल करना है फॉर्म। जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा आपका सेंटर यहाँ पर मिलेगा। बात करें कि फीस कितनी रहेगी 3000, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 3000 और अदर कैटेगरी 2500 क्या रहेगा यहाँ पर फीस रहने वाला है एग्जामिनेशन के बारे में। चलेगा, ये हुआ हमारा यहाँ पर डिस्कशन सीईआर वैकेंसी के बारे में, कॉमन रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर क्या आने वाला है। अब आपके लिए यहाँ पर स्पेशल इंफॉर्मेशन कि जो भी व्यक्ति इस 2 महीने के अंदर अपने आप का सिलेक्शन चाहता है, एसएनओ पोस्ट या नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए, जिसके अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर और एसएनओ दोनों का क्या किया जाएगा प्रिपरेशन कराया जाएगा ओनली 999 या 999 के अंदर। साथ में यहाँ पर इंक्लूडिंग मिलेगी टेस्ट सीरीज के बारे में। प्रीवियसली जो सीईआर क्वालिफाई कैंडिडेट है वो भी आपके पास यहाँ पर आपकी इस जर्नी में जुड़ेंगे और आपको एक बेटर मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। तो केवल आप बात करें 99 या 999 के अंदर आप इस कोर्स को क्या कर सकते हो नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन पर जाकर परचेज कर सकते हो, या बात करें कॉन्टेक्ट कर सकते हो यहाँ पर जो दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो 7062328219 दिस इज माय नंबर। इस पे आप क्या कर सकते हो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं आज के सेशन की जो हमारा इन एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। आज के सेशन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर हमारे अगर बात करें पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हाइट मेजरमेंट ऑफ 2 ईयर चाइल्ड या 2 साल का ओल्ड बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, किस चीज से उसका हाइट मेजरमेंट किया जाएगा। हाइट मेजरमेंट ऑफ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज डन बाय द, कि 2 साल के बच्चे का हाइट मेजरमेंट किससे किया जाता है। तो आप लोग आंसर कर सकते हो स्टीडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, गोनियोमीटर या रिफ्रैक्टोमीटर, किससे हम क्या करते हैं यहाँ पर हाइट मेजरमेंट करते हैं। देखो हाइट मेजरमेंट की बात करें, ठीक है, हाइट तब तक आंसर कीजिएगा। हाइट मेजरमेंट की बात करें एट बर्थ हाइट कितना होता है 50 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है न्यूबॉर्न का हाइट 50 सेंटीमीटर यहाँ पर होता है। एज 30 ही रखा गया है। एसएनओ एग्जामिनेशन के लिए 35 है और आपका बात करें कि अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो उसके लिए 30 एज रखा गया है। चलेगा, हाइट मेजरमेंट की बात करें एट बर्थ कितना हाइट होता है, एट बर्थ 50 सेंटीमीटर हाइट होता है। अगर न्यूबॉर्न का हाइट मेजरमेंट करना हो, किसका न्यूबॉर्न, तो हम क्या यूज करते हैं इन्फेंटोमीटर। क्या यूज करते हैं इन्फेंटोमीटर, ठीक है। या यहाँ पर लिखा हो अप टू 2 इयर्स, अप टू 2 इयर्स 2 साल के बच्चे का अगर मेजरमेंट करना हो उसके लिए भी आप इन्फेंटोमीटर यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो इन्फेंटोमीटर यूज कर सकते हो। पोजीशन क्या होना चाहिए बेबी का, यहाँ पर पोजीशन होना चाहिए बेबी का सुपाइन पोजीशन। क्या होना चाहिए सुपाइन विद नी स्ट्रेट, क्या होना चाहिए नी स्ट्रेट होना चाहिए, ये पोजीशन वहां पर दे सकते। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2 साल तक के बच्चे का हाइट मेजरमेंट इन्फेंटोमीटर से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, जो इन्फेंटोमीटर का साइज होता है वो 93 सेंटीमीटर होता है और जो 2 साल के बच्चे का हाइट होता है, ठीक है। अगर 2 साल की बात करें 2 साल का कैसे निकालेंगे, 1 साल के बच्चे का होगा 75 प्लस 12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर लगभग 82 सेंटीमीटर होता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं 2 साल के बच्चे का हाइट मेजरमेंट, 2 साल के बच्चे का हाइट मेजरमेंट इन्फेंटोमीटर से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं इन्फेंटोमीटर से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास करेक्ट आंसर इन्फेंटोमीटर। अगर एडल्ट पूछता 2.5 साल से लेकर एडल्ट एज तक किससे करते हैं, तो आपका होगा स्टेडियोमीटर। और जो यहाँ पर पोजीशन होता है वो क्या होता है स्टैंडिंग पोजीशन। क्या होता स्टैंडिंग पोजीशन, किसमें मेजरमेंट करते हैं आप स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर करते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर क्या करते हैं हाइट मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं हम, हाइट मेजरमेंट स्टैंडिंग पोजीशन में कर पाते हैं। चलिएगा, तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर इन्फेंटोमीटर। आगे चलेगा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
चलेगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कई बार एम्स के अंदर कई बार हैंड हाइजीन से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन हैव बीन लेड डाउन बाय द WHO। WHO के द्वारा कितने प्रकार के हैंड हाइजीन मूवमेंट दिए गए। तो देखो, अगर WHO की बात करें, जो हैंड हाइजीन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मूवमेंट का मतलब किस किस समय आपको पेशेंट केयर करते वक्त या पेशेंट के आसपास होते हुए आपको हैंड वॉश करना है या हैंड हाइजीन करना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास? 5। क्या होगा? 5 मूवमेंट। तो 5 मूवमेंट कौन कौन से होते हैं? 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन का मतलब वॉश करना है या स्क्रब करना है। फर्स्ट हो गया बिफोर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को टच करने से पहले। ठीक है, कोई भी पेशेंट को टच करने जा रहे हो तो पेशेंट को टच करने से पहले क्या करना है? हमें यहाँ पर हैंड वॉश करना है। दूसरा हो गया आफ्टर टचिंग द पेशेंट। क्या बोल सकते हैं इसको? आफ्टर टचिंग द पेशेंट को टच करने के बाद। ठीक है, आफ्टर बिफोर डन असेप्टिक प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हो, लंबर पंचर करने जा रहे हो, ट्रेकोस्टोमी करने जा रहे हो, लेरिंजोस्कोप ईटी ट्यूब प्लेसमेंट करने जा रहे हो, तो उससे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है? हैंड हाइजीन करना है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर आफ्टर टचिंग द बॉडी फ्लूइड। और क्या हो गया? आफ्टर टचिंग विद एनी बॉडी फ्लूइड, किसी भी बॉडी फ्लूइड के क्या कांटेक्ट में आ गए हो आप, बॉडी फ्लूइड तब। और बिफोर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग एरिया। ठीक है, पेशेंट, कोई भी पेशेंट सराउंडिंग एरिया है तो सॉरी, आफ्टर टचिंग द सराउंडिंग एरिया, पेशेंट के कोई भी सराउंडिंग एरिया को आपने टच किया है तो उसके बाद भी आपको क्या करना है? हैंड हाइजीन करना है। ठीक है, आफ्टर टचिंग पेशेंट, वो भी इन्फेक्टेड होता है तो खुद को बचाने के पेशेंट सराउंडिंग एरिया। ये तो हो गया हमारे पास क्या? हैंड हाइजीन की बातें। अब बात करें यहाँ पर, देखो स्क्रबिंग के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि हैंड रब। ठीक है, क्या आता है? हैंड रब का टाइम कितना होता है? हैंड रब, नॉर्मल हैंड रब जो टाइम है वो कितना है हमारे पास, वो देखिएगा। हैंड रब, WHO का हैंड रब के अकॉर्डिंग कितना है? 20 to 30 सेकेंड्स। ठीक है, हैंड वॉश, नॉर्मल हैंड वॉश अगर करना है तो 1 to 2 मिनट्स लिख सकते हो या 40 to 60 सेकंड दे रखा है WHO ने अपनी साइट पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर सर्जिकल स्क्रबिंग। सर्जिकल स्क्रबिंग अगर करना है, सर्जिकल हैंड वॉश अगर हमें करना है तो कितना समय लेंगे सर्जिकल स्क्रबिंग के लिए? लगभग हम लेंगे यहाँ से 2 to 5 मिनट। कितना लेंगे? 2 to 5 मिनट। कितना लेंगे? 2 to 5 मिनट। तो ये कुछ हमारे पास जो क्वेश्चन है हैंड हाइजीन से जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिएगा, 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर डन असेप्टिक अप्रोच या फिर कोई भी एंटीसेप्टिक, हमें कोई सर्जिकल काम करना है तो उसके पहले आफ्टर टचिंग द पेशेंट बॉडी फ्लूइड और बिफोर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग एरिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? हैंड वॉश करेंगे, उस समय क्या करेंगे? हैंड वॉश करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 5। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलेगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एड्रेनलिन डोज इन एनाफाइलेक्टिक शॉक इज करेक्ट, कि कितना डोज एडीआर का किसी एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर दिया जाता है? 1:1000 0.5 ml, 1:10,000 0.5 ml, 1:1000 1 ml और 1:10,000 in 1 ml। तो विच वन इज करेक्ट आंसर? यस, एडीआर की बात करें, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखो, एलर्जी होना या कोई एनाफाइलेटिक शॉक होना, उस केस में जो एडीआर देते हैं, ठीक है, एडीआर, तो या तो इसका डोज पूछा जाता है या इसका रूट पूछा जाता है। क्या पूछते हैं? डोज या रूट पूछते हैं। तो 1 एम्पुल, जो 1 एम्पुल आता है एडीआर का, ठीक है, 1 एम्पुल में कितना होता है? 1:1000। ठीक है, 1 mg का आता है तो 1:1000 कितना आता है? 1 mg। तो 1:1000 रेशो उसके अंदर होता है। डोज कितना देंगे यहाँ पर? डोज की बात करें, एनाफाइलेटिक डोज है तो स्टेट एक सिंगल डोज के रूप में 0.5 ml लगाएंगे। और कहाँ लगाएंगे?
सब क्यूटेनियस रूट से। कहाँ लगाएंगे? ऐसे। कई बार रूट पूछ एनाफाइलिटिक शोक के जो एते वो किस रूट से देते, तो यहाँ पर क्या देंगे? सब क्यूटेनियस रूट दिया जाएगा। दूसरा एडीआर कब देते? एडीआर हम देते हैं ऑल्सो इन केस ऑफ सीपीआर। ठीक है, सीपीआर। अगर यहाँ पर किसकी बात करें? पीडियाट्रिक सीपीआर की बात करें, पीडियाट्रिक सीपीआर की बात करें तो डोज कितना होता है? 1 एम्पुल को डाइल्यूट कर लेते हैं 9 ml एनएस के अंदर। ठीक है, 1 एम्पुल जब डाइल्यूट करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1:10,000। कितना बन जाएगा? 1:10,000। अब कितना डोज देंगे इसका? आईवी रूट देंगे। कौन सा यूज करते हैं? आईवी रूट। उसमें भी कौन सा? अम्बलाइकल वेन। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्या यूज करते हैं? अम्बलाइकल वेन। ठीक है, अम्बलाइकल वेन यूज करते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो इंट्रा ऑशियस। फिर क्या यूज करते हैं? इंट्रा ऑशियस यूज करते हैं। डोज कितना होता है? 0.1 to 0.3 mg पर केजी बॉडी वेट। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ये यहाँ पर क्या होता है? इसका डोज होता है इन केस ऑफ द, हमारे पास क्या सीपीआर चल रहा है, किसी बच्चे को बचाने का। डेंटल सर्जरी की बात करें, डेंटल सर्जिकल करेक्शन में एनेस्थेटिक के साथ, एनेस्थेसिया जो मिक्स करते हैं उसके साथ कितना? 1:2 लाख। कितना? 2 लाख। 1:2 लाख। ये प्रिपरेशन क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो कॉमन क्वेश्चन थे जो कि आपके एडीआर के रिगार्डिंग हो सकते हैं, एड्रेनलिन के रिगार्डिंग हो सकते हैं। ठीक है, चले आगे। ये भी कई बार तो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या? 1:1000 0.5 ml क्या देंगे? एडीआर देंगे। ठीक, क्या देंगे? एडीआर देंगे। यहाँ पर आपसे रूट पूछ सकता है, अम्बलाइकल वेन। ठीक है, या बात करें यहाँ पर इंट्राओशियस हो सकता है। अगर नहीं है तो हम एंडोट्रेकियल भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एंडोट्रेकियल। उसका डोज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 1 to 3 ml पर केजी बॉडी वेट से क्या देते हैं? इंट्रा ट्रेकियल देते हैं, अगर किसी का लाइन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट देखो, पार्कलैंड फॉर्मूला फॉर द फ्लूइड कैलकुलेशन इन बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट के अंदर जब बर्न हो जाता है तो हम फ्लूइड जब देते हैं, फ्लूइड रिससिटेशन जब करते हैं तो उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? 4 ml मल्टीप्लाई बाय द बॉडी सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय द वेट। नेक्स्ट है 3 ml multiply by the body surface area multiply by the weight, 2 ml multiply by the body surface area multiply by the weight, और last 1 ml multiply by the body surface area and weight. तो which one is correct answer for the burn patient? और burn patient के लिए कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा? यस, बताइएगा which one correct? क्या करेक्ट आंसर रहेगा? देखो, जनरली बर्न पेशेंट के अंदर जो फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है क्रिस्टलोइड होता है, क्रिस्टलोइड। ठीक है, जनरली आरएल भी यहाँ पर दिया जाता है। क्रिस्टलोइड फ्लूइड होता है। किसके अकॉर्डिंग देते हैं? तो यहाँ पर रूल ऑफ 9 क्या यूज करते हैं? बर्न के लिए क्या करेंगे? रूल ऑफ 9 यहाँ पर करेंगे ताकि क्या हो? टोटल बर्न एरिया क्या कर सके? हम कैलकुलेट कर सके। क्या कर सके? टोटल बर्न एरिया। ठीक है, क्रिस्टलोइड फ्लूइड देते हैं, इसमें कि आरएल होगा। बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? रूल ऑफ 9 यूज करेंगे। लर्न एंड बॉर्डर चार्ट भी यूज करते हैं। जो फॉर्मूला है वो कितना है? 4 ml मल्टीप्लाई बाय बॉडी सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय द वेट। ठीक है, ये यूज करते हैं। जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड बनता है उसमें फर्स्ट हाफ 1/2 फ्लूइड तो कितने घंटे में देंगे? 8 आवर्स में देंगे। और नेक्स्ट हाफ या 1/2 जो फ्लूइड रहेगा उसको कितने? 16 आवर्स में देंगे। टोटल थेरेपी टाइम कितना होता है? 24 आवर्स। फ्लूइड रिसर्च का टाइम टोटल कितना होगा? 24 आवर्स। तो यहाँ पर इस प्रकार से बर्न पेशेंट के अंदर क्या करते हैं? हम यहाँ पर यूज करते हैं क्या? जो हमारे पास पार्कलैंड फॉर्मूला है, किसके लिए? फ्लूइड रिडक्शन करने के लिए। हाफ फ्लूइड 8 घंटे में देंगे, बचा हुआ फ्लूइड 16 घंटे में देंगे। इस प्रकार से क्रिस्टलोइड फ्लूइड दिया जाता है।
चलेगा। ये हो गया हमारे पास क्या, यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट बर्न के रिगार्डिंग। चलेगा, आगे देखिएगा। देखो एग्जाम निकालना कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी एग्जाम निकालना मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये होता है कि आप कितने अच्छे से अपने आप की प्रिपरेशन कर रहे हो। आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको डीप नॉलेज उस सब्जेक्ट के बारे में या उस कंटेंट के बारे में होना चाहिए कि आपको सच में पता भी है या नहीं पता है। सुपरफिशियल या कुछ दिनों का स्टडी आपको काम नहीं आएगा। या तो आप क्या हो, काफी डीप नॉलेज या बात करें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़े जो आपको लगता है कि एग्जामिनेशन में आने वाले, बट उनको काफी अच्छी तरीके से पढ़े। और जितना मेहनत करते रहोगे, जितना मेहनत करते रहोगे, अच्छे से ईमानदारी से अपने आप की ईमानदारी बनाए रखोगे अपने साथ, तो जरूर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। कोई डाउट ही नहीं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है ना। कौन रोक सकता है? अपने आप को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो किसी चीज के अंदर तो आपको कोई नहीं रोक सकता है एग्जाम क्लियर करने से। तो इस बार ईएसआईसी, नॉर्सेट, एसएनओ या रेलवे एग्जामिनेशन या जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है 2025 को ठान लीजिए, मान लीजिए कि आपके लिए बना है। ठीक है, जो बीटा जनरेशन थी पता नहीं वो तो कब पैदा हुई, आई डोंट नो, बट जो जनरेशन आपकी चल रही है आपके लिए आपका साल है। और इस साल आप अपने आप को कुछ ऐसा बना दोगे कि आने वाले जो 50 साल बचे, 2075, तब तक आप अपने आप को याद रखो। ठीक है, तब तक क्या रखो, आप अपने आप को याद रखो। तो यही साल है, आप भी मेहनत करेंगे और हम भी आप लोगों के साथ मेहनत करेंगे और नर्सिंग वाईफाई प्लेटफॉर्म को काफी ऊंचाइयों पे हम लेके चलेगा। तो मेहनत करते रहिए, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सर्फेक्टेंट अपीयर इन द एमनियोटिक फ्लूइड। जो सर्फेक्टेंट है, कौन से सर्फेक्टेंट की बात कर रहे हैं? लंग सर्फेक्टेंट की बात कर रहे हैं। एमनियोटिक फ्लूइड में कब देखने को मिलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड में कब देखने को मिलते हैं? तो देखो अगर सर्फेक्टेंट की बात करो, पहले मैं थोड़ा सा डिटेल पढ़ाता हूँ सर्फेक्टेंट के बारे में। जो सर्फेक्टेंट होते हैं, सर्फेक्टेंट टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? लेसिथिन प्लस स्पिंगोमाइलिन। आरआरबी एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया कि लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन किसको बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं हमारे पास है? हमारे पास फोस्फोलिपिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? फोस्फोलिपिड। इसको बोल सकते हो प्रोटीन प्लस लिपिड। क्या बोल सकते हो? प्रोटीन प्लस लिपिड। ठीक, किससे बनते हैं, किससे डेरिवेट होते हैं, किससे बनते हैं? न्यूमोसाइट सेकंड सेल ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, कौन स्टिमुलेट करता है? कोर्टिको स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, वो क्या प्रोडक्शन कराता है? लेसिथिन स्प्रिंगोमाइलिन प्रोडक्शन कराता है। कब से प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है? तो लगभग 22 से लेकर 24 में प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। और उस टाइम लेसिथिन और स्प्रिंगोमाइलिन का जो रेशियो रहेगा वो रेशियो क्या रहेगा? यहाँ पर 1:2 रहेगा। इनएक्टिव फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि 28 वीक्स में जो लेसिथिन और स्प्रिंगोमाइलिन रेशियो होता है वो 1:1 होता है। और इस समय क्या मिलता है हमें? एमनियोटिक फ्लूइड में देखने को मिलता है। क्या मिलता है? एमनियोटिक फ्लूइड में देखने को मिल जाता है। मतलब एमनियोटिक फ्लूइड में कब प्रेजेंट होगा? 28 वीक्स में। अगर बात करें 34 से लेकर 36 वीक, ठीक है, लेसिथिन स्प्रिंगोमाइलिन जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा? 2:1। मैक्सिमम एक्टिव क्या है? मैक्सिमम एक्टिव। अब देखिए लंग सर्फेक्टेंट के अंदर हम लेसिथिन और स्प्रिंगोमाइलिन को ही क्यों चेक करें? राइट डाउन कर लीजिएगा, करना है तो। ठीक है, राइट आंसर तो 28 वीक्स। हम क्यों चेक करते हैं वो देखिएगा कि लेसिथिन और स्प्रिंगोमाइलिन रेस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज। क्या कराता है? गैसियस एक्सचेंज कराता है। ठीक है, तो किसी पर्सन के अंदर अगर लंग मैच्योरिटी या किसी बच्चे के अंदर लंग्स मैच्योरिटी उसको आइडेंटिफाई करना है तो क्या चेक करते हैं? एलएस रेशियो चेक करते हैं। एलएस रेशियो चेक करते हैं। अगर एलएस रेशियो क्या है? 2:1 है तो ये क्या है? एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? फॉर्म टेस्ट करते हैं या बबल टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, फॉर्म टेस्ट या बबल टेस्ट करते हैं। कब करेंगे इसको? लगभग 28 से लेकर 32 वीक्स में करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या क्या मिक्स करेंगे? 0.5 ml एमनियोटिक फ्लूइड। देखो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लेंगे
0.5 ml एमनियोटिक फ्लूइड मिक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0.5 ml नॉर्मल सलाइन, 1 ml 95% कंसंट्रेशन एथिल अल्कोहल मिक्स करेंगे। अगर बबल बन जाते हैं, अगर यहाँ पर इसको हिलाने के बाद 15 सेकंड सेक करने के बाद बबल बन जाते हैं, तो लंग्स क्या है हमारे पास, यहाँ पर सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है। अगर बबल्स नहीं बनते, अगर बबल्स नहीं बनते तो लंग सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी, फिर उस केस में मदर को क्या देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते हैं, जिसके अंदर डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, लंग्स मैच्योरिटी यहाँ पर कब हो जाएगा हमारे पास, 28 वीक्स में कहाँ अपीयर होगा, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट रहेगा। चलेगा, आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट है, आगे चलेगा, आगे बात करते हैं। चलेगा, देखो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर्स इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप सीजर कौन से होते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया नॉर्सेट के अंदर। ये जो मोस्ट कॉमन टाइप सीजर्स होते हैं यहाँ पर वो होते हैं सुप्टर, ठीक है, सुप्टर सीजर। इसके अंदर क्या होगा, रोलिंग ऑफ आई, रोलिंग ऑफ आईज, जर्किंग मूवमेंट, निस्टागेमस, कब कब होते हैं, ब्लिंकिंग के टाइम, फीडिंग के टाइम, तब देखने मिलता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है डेट मींस कौन से सूचर है, सुप्टल सीचर है। कौन से सुप्टल सीचर जो बच्चों के अंदर आपको क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। अगर बात करें मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कई बार एम्स में सीजर मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहा है, हाउ टू मैनेजमेंट द सीजर, ध्यान से सुनेगा। अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए किसके लिए, नियोनेटल सीजर के लिए, नियोनेटल सीजर के लिए, तो आएगा आपको फिनोबार्बिटोल, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, फिनोबार्बिटोल होता है। अगर सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाए, सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहले सेफ्टी इंश्योर करना है। किसी भी पर्सन को अगर सीजर आ रहा है, देन वी इंश्योर द सेफ्टी इंश्योर करते हैं। सबसे पहले क्या करें, सेफ्टी, उसके बाद क्या, एयरवे, क्या करेंगे, एयरवे को मेंटेन करने के लिए सक्शन कर लेंगे। अगर वहां पर क्या है, सक्शन कर लेंगे। फिर होता है O2 सप्लाई, फिर क्या होता है, O2 सप्लाई, ऑक्सीजन वहां पर देंगे, ठीक है। सबसे पहले सेफ्टी, एयरवे क्लियर करेंगे, सक्शन करेंगे, O2 सप्लाई देंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पर एंटी सेडेटिव मेडिकेशन, क्या देते हैं, सेडेटिव मेडिकेशन, जिसके अंदर मिडाजोलाम या डायजेपाम दिया जाता है। फिर देते हैं एंटी कन्वर्जेंट, ठीक है। फिर लास्ट में एंटी कन्वर्जेंट पोजीशन। और पोजीशन की बात करें तो साइड लाइन पोजीशन दे सकते हो आप, एयरवे यहाँ पर क्या कर सकते हो, साइड लाइन पोजीशन भी आप दे सकते हो। समझ में आया होगा आपको। अगर किसी पर्सन को सीजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले इंश्योर करना है कि उसको सेफ प्लेस पे लेटा दे ताकि उसको इंजरी ना हो। देन क्या करेंगे, एयरवे क्लियरेंस, एयरवे मान लो सक्शन ज्यादा है, मुंह में कुछ भरा हुआ है तो ओरल सक्शन करेंगे। उसके बाद आप क्या दे सकते हो, साइड लाइन पोजीशन दे सकते हो। फिर क्या देंगे, 100% O2 देंगे। फिर सेडेटिव ड्रग देंगे जिसके अंदर मिडाजोलाम, डायजेपाम ड्रग दे सकते हो। उसके बाद बात करें कि एंटी कन्वर्जेंट, और लास्ट में क्या देंगे वहां पर, एंटी कन्वर्जेंट क्या देंगे, मेडिकेशन देंगे। इसके अंदर फिनोबार्बिटोल, लेवेरसेटामिन, ठीक है, आपका सोडियम वॉलप्रेट, सारे ड्रग आगे, फिर उसको एंटी कन्वर्जेंट या एंटी सीजर ड्रग देंगे। तो ये भी क्वेश्चन एम्स में पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। चलेगा, आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों का क्वेश्चन। आपको इस क्लास से कोई नुकसान नहीं होगा, आपको इस क्लास से फायदा ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशंस ऑफ एब्गार स्कोर 3। अगर एब्गार स्कोर 3 आ रहा है तो उसका मतलब आप क्या समझते हो भाई। एब्गार स्कोर, अगर देखो एब्गार स्कोरिंग की बात करें, एब्गार स्कोरिंग की जो बात 0 to 10 क्या होता है, टोटल मार्क्स, मिनिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है। अगर हमारे पास 7 to 10 आता है तो उसको बोलते हैं यहाँ पर नो रिस्क केस, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। कहाँ करते हैं, रूटीन केयर, क्या करते हैं भाई, रूटीन केयर देते हैं बच्चे को, क्या करते हैं, रूटीन केयर। अगर हमारे पास एब्गार स्कोर कितना आ रहा है, 4 to 6 आ रहा है, ठीक है, तो माइल्ड मॉडरेट डिस्ट्रेस, क्या बोलते हैं इसको, माइल्ड मॉडरेट डिस्ट्रेस बोलते हैं। माइल्ड मॉडरेट डिस्ट्रेस अगर है तो उसमें क्या है, O2 सप्लाई, ऑक्सीजन प्लस वार्म केयर, क्या देते हैं, वार्म केयर देते हैं। अगर हमारे पास 0 to 3 आ गया है, अगर 0 to 3 आ गया है तो इमीडिएट स्टार्ट द CPR, क्या करते हैं केयर के अंदर, इमीडिएट स्टार्ट
कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्या हो जाएगा भाई, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। और भी मैं बात करूं एप्गार स्कोर के बारे में, तो एप्गार स्कोर क्या करता है, एप्गार स्कोर जो है डॉक्टर वर्जीनिया एप्गार ने 1953 में दिया। किसके लिए दिया, फीटल वेलबींग आइडेंटिफाई करने के लिए। किसके लिए, न्यूबॉर्न, आने दीजिएगा वापस, चलेगा क्यों दिया, न्यूबॉर्न वेलबींग फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब क्या क्या फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर, पहला तो हम करते हैं कौन कौन से सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो रेस्पिरेटरी, किस किस के बारे में देता है, रेस्पिरेटरी। दूसरा होता है कार्डियक सिस्टम, किसके बारे में, कार्डियक सिस्टम। और थर्ड वन होता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। आगे बात करूं कि यहाँ पर एप्गार स्कोर के अंदर कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ असेसमेंट, इसकी बात कर रहा हूं, सीक्वेंस ऑफ असेसमेंट। उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रेगा। सबसे पहले क्या यूज करते हैं, पल्स। क्या चेक करते हैं, हार्ट रेट। सबसे पहले एप्गार स्कोर में क्या चेक करते हैं, हार्ट रेट। और इसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल साइन ऑफ एप्गार बोला जाता है, पल्स। फिर क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में क्या चेक करते हैं, रेस्पिरेशन एफर्ट्स। क्या चेक करते हैं भाई, रेस्पिरेशन एफर्ट्स। फिर क्या चेक करेंगे यहाँ पर, फिर चेक करेंगे एक्टिविटी। क्या करते हैं, एक्टिविटी। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, आप ग्रीमेंस या रिफ्लेक्सेस, क्या करेंगे, रिफ्लेक्सेस। और लास्ट में क्या करते हैं, अपीयरेंस को लास्ट में रखा तो गया है। अगर किसी बच्चे के अंदर पल्स और रेस्पिरेशन दोनों अच्छा चल रहा है, तो जो आपका अपीयरेंस है, या क्या करेगा, गुड स्किन कलर। क्या देगा, गुड स्किन कलर। और गुड स्किन कलर का मतलब होगा कि कार्डियक सिस्टम और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। तो एक सिंगल पैरामीटर जो कार्डियक फंक्शन और रेस्पिरेटरी फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो कौन सा हो जाएगा आपका, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका हो जाएगा अपीयरेंस गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्डियक सिस्टम। एंड बात करें कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पूछा जाए पहला न्यूरोलॉजिकल पैरामीटर कौन सा असेस करते हैं, तो एक्टिविटी इज द फर्स्ट न्यूरोलॉजिकल पैरामीटर। ठीक है, फर्स्ट न्यूरोलॉजिकल पैरामीटर कौन सा हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर एक्टिविटी। और डिस्कस कर लेते हैं टाइम ऑफ एप्गार स्कोर। तो एप्गार स्कोर जनरली कब करते हैं, 1 मिनट पे करते हैं, 0 पे कभी नहीं करते। 1 मिनट, 5 मिनट एंड 10 मिनट पे करते हैं। 5 मिनट पे जो एप्गार स्कोर आता है उसे क्या बोलते हैं, रिलायबल एप्गार स्कोर बोला जाता है, रिलायबल एप्गार स्कोर बोला जाता है। चलेगा, तो हमारे पास ये हो गया यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। और देखिएगा, और डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन काफी सारे हैं और सारे के सारे के अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखो, डेफिनेशन ऑफ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग विच ऑफ फॉलोइंग। देखो, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। या बात करें कि मीन वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको, मीन वैल्यू हम जब निकालते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। तो अगर हम सीवियर एक्यूट की बात करें, एक्यूट माल न्यूट्रिशन, और भी कौन सा सीवियर, तो उसके अंदर क्या होगा, राइट आंसर वेट फॉर एज। सीवियर एक्यूट के हम क्या यूज करते हैं, वेट फॉर एज। और वेट फॉर एज -1 है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है। माइनस या बात करें मोर देन वेट फॉर एज, अगर यहाँ पर क्या है, मोर देन 2 है, तो इसको माइल्ड बोलेंगे, माइल्ड केस। ठीक है, माइल्ड मॉडरेट ड्यूरेशन। वेट फॉर एज बिटवीन 2 and 3 है, तो हो जाएगा मॉडरेट। ठीक है, वेट फॉर एज अगर क्या है, मोर देन 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास रहने वाले किसके बारे में, माल न्यूट्रिशन के बारे में। चलेगा,
और भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे एज फॉर हाइट क्या होता है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन के अंदर यूज होता है वेट फॉर हाइट, चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रीहाइड्रेशन थेरेपी इन 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद डायरिया विद सम डिहाइड्रेशन। तो देखो सम डिहाइड्रेशन की अगर बात करें, तो सम डिहाइड्रेशन के अंदर हमारे पास थेरेपी जो दी जाती है वो 3 तरीके से देते हैं। पहला केस हो गया हमारे पास कि सम डिहाइड्रेशन, किसकी बात करें, सम डिहाइड्रेशन की बात करें। सम डिहाइड्रेशन में जो यूज करते हैं जनरली क्या है, 3 तरह के डिहाइड्रेशन होंगे यहाँ पर, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन और नो डिहाइड्रेशन, जिसको माइल्ड मॉडरेट सीवियर बोलते थे उसको बोलते हैं। सम डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं, 75 ml हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ओआरएस यूज करेंगे केजी, क्या करें ओआरएस यूज करेंगे कितने टाइम के लिए, यहाँ पर 4 आवर्स के अंदर, ठीक है। 75 ml ओआरएस पर केजी यूज करेंगे कितने टाइम के लिए, यहाँ पर 4 आवर्स के लिए। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन होता, ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन होता तो उस केस में क्या करते हैं हम, उस केस में यूज करते रिंगर लैक्टेट आरएल यूज करते। कैसे यूज करते, अगर 1 ईयर से कम चाइल्ड है, 1 साल से कम चाइल्ड है, तो उसके लिए 5 आवर्स थेरेपी क्या यूज करते हैं, 5 आवर्स थेरेपी। 5 आवर्स में क्या करते हैं, 100 ml कैसे यूज करते हैं, 100 ml फ्लूइड को कैसे यूज करते हैं यहाँ पर वो देखो, 30 ml पर केजी, तो देते हैं कितने टाइम के अंदर, 1 आवर्स के अंदर, ठीक है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, इधर दूसरी स्लाइड पे आ जाइए कि कैसे यूज करते हैं वो देखिएगा। अगर सम डिहाइड्रेशन है, तो उस केस में क्या यूज कर रहे हैं, ओआरएस यूज कर रहे हैं। कितना यूज कर रहे हैं, 75 ml पर हार, ठीक है। कब तक, 4 आवर्स। एंड फिर क्या करेंगे, रीअसेस, फिर क्या करेंगे, रीअसेस्ड करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, उस केस में क्या यूज करेंगे, आरएल यूज करेंगे। ऑरल बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो आरएल यूज करेंगे। आरएल यूज करने का भी तरीका है कि अगर 1 साल लेस देन 1 ईयर, ठीक है, लेस देन 1 ईयर्स ऑफ चाइल्ड अगर है, तो जो वेट उसका फ्लूइड बना, मान लो 100 ml पर केजी हम क्या करते हैं, फ्लूइड यूज करते हैं। तो 100 ml में क्या करेंगे, जो 30 ml है, 30 ml वो कितने टाइम में देंगे, 1 आवर्स के अंदर देंगे। और जो बचा हुआ फ्लूइड है 70 ml उसको कितने घंटे में देंगे, यहाँ पर उसको हम देंगे यहाँ पर 4 घंटे के अंदर। कितने घंटे के, 4 घंटे के अंदर। तो इसको बोलते हैं 5 आवर्स थेरेपी। क्या बोलते हैं, 5 आवर्स थेरेपी। एज डिपेंडेंट है, क्या एज डिपेंडेंट, लेस देन 1 ईयर। अगर मान लीजिए यहाँ पर आता कि मोर देन 1 ईयर अगर बच्चा होता, तो 100 ml जो फ्लूइड है पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, पर केजी बॉडी वेट क्या यूज कर रहे हैं हम, आरएल यूज कर रहे हैं। इसमें से क्या करते हैं, 30 ml कितने टाइम में देते, 30 मिनट के अंदर। कितने टाइम के अंदर, 30 मिनट के अंदर। और रिमेनिंग जो फ्लूइड है 70 ml, इसको कितने टाइम में देते, 2.5 आवर्स। इसको क्या बोलेंगे, 3 आवर्स थेरेपी। क्या यूज करेंगे, 3 आवर्स थेरेपी। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो जब भी आप एग्जामिनेशन करोगे क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपसे सम डिहाइड्रेशन पूछा है या सीवियर डिहाइड्रेशन पूछा है। अगर सम डिहाइड्रेशन पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, आपका डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगर 1 साल से कम होता, लेस देन 1 ईयर से अगर कम होता, तो राइट आंसर होता ए। और 1 साल से बड़ा होता तो राइट आंसर होता हमारे पास क्या, बी, मोर देन 1 ईयर। क्या होते हैं, मोर देन 1 ईयर अगर होता तो राइट आंसर होता हमारे पास क्या, यहाँ पर बी। तो ये भी और क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होता है। आगे चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिपल टेस्ट इंक्लूडिंग ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि ट्रिपल टेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है छोड़ के। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ट्रिपल टेस्ट, ठीक है। जो ट्रिपल टेस्ट है, ट्रिपल टेस्ट वो जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हैं। कब करते हैं, आफ्टर अल्ट्रासोनोग्राफी इन फर्स्ट टीएम। अगर पहले ट्राइमेस्टर अल्ट्रासोनोग्राफी किया है, उसमें क्या है, नकल ट्रांसल्यूसी है। इसका मतलब है फ्लूइड अराउंड द नेक। क्या होता है, फ्लूइड
अराउंड द नेक, और ये क्या इंडिकेट करता है, डाउन सिंड्रोम। क्या करता है, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम को कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं हम, ट्रिपल टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रिपल टेस्ट। तो इसमें ट्रिपल टेस्ट में क्या क्या होता है, अगर बात करें, बीटा एससीजी होता है। क्या क्या होता है भाई, बीटा एससीजी होता है, और बात करते हैं अल्फा फिटोप्रोटीन, अल्फा फिटोप्रोटीन होता है। ठीक है, ट्रिपल टेस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, बीटा एससीजी हो गया, अल्फा फिटोप्रोटीन हो गया, और यूस्ट्रीडियोल। क्या बोलते हैं, यूस्ट्रीडियोल। अगर बात करें क्या फाइंडिंग मिलेगी, अगर डाउन सिंड्रोम होगा, क्या होगा, डाउन सिंड्रोम होगा, तो क्या क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी, तो बीटा एससीजी राइज मिलेगा, इंक्रीज, बाकी दोनों क्या मिलेंगे, डिक्रीज देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, डिक्रीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो बात है ट्रिपल टेस्ट। अगर एक क्वाड्रिपल टेस्ट होता, क्वाड्रिपल टेस्ट, तो क्या इंक्लूड हो जाता उसके अंदर, इनिबिन ए। क्या इंक्लूड होता, इनिबिन ए, और इनिबिन ए इंक्लूड तो होता, और फाइंडिंग क्या मिलती है हमें यहाँ पर, ये भी राइज मिलता। क्या मिलता, इंक्रीज, बड़ा हुआ मिलता। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास क्या, यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट एंड क्वाड्रिपल टेस्ट। और सुनिएगा, अगर डाउन सिंड्रोम का कंफर्मेशन करना है, डाउन कैटरी टेस्ट में बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर डाउन सिंड्रोम का कंफर्मेशन करना है, तो फिर आपका राइट आंसर क्या होगा, उसके लिए होगा कैरियोटाइपिंग। कैरियो टाइपिंग, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम, स्टडीज ऑफ क्रोमोसोम। और क्या मिलता है हमें यहाँ पर, क्रोमोसोम के अंदर टोटल क्रोमोसोम तो कितने मिलते, टोटल एक बढ़ गया तो कितना 47, और पैटर्न क्या होता है 20। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न होता है यहाँ पर 45 प्लस एक्स एंड वाई। कौन सा बढ़ता है, 22 नंबर के अंदर क्या होता है, 21 नंबर के अंदर क्या होता है, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी ऑफ 21। क्या होगा, ट्राइसोमी ऑफ 21। डाउन सिंड्रोम का ट्राइसोमी ऑफ 21, उसे क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम या मंगोलियन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, मंगोलियन सिंड्रोम भी बोलते। चेयरफुल एडेड होता है, सिंडिक्टली देखने को मिलता है, फ्लैट नेजल ब्रिज देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रश फिल आई बोडल देखने को मिलता है, आपका क्लिनोडक्टली देखने को मिलता है। सारी चीजें कहाँ देखने को मिलती है, सिमोन लाइन, मेंटल रिटार्डेड, एज नॉट मोर देन 8 इयर्स, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स कहाँ मिलेंगे, आपके डाउन सिंड्रोम बेबी के अंदर देखने को मिलेंगे। चलेगा, तो ये भी हमारे पास कंप्लीट होता है। तो आज के सेशन में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। फिर आपको एक बार इंफॉर्मेशन दे देते हैं हम लोग, अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं नोरसेट या सीआरई एसएनओ एग्जामिनेशन के अंदर, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो क्रैश कोर्स। ठीक है, आज ही ज्वाइन कर सकते हो क्रैश कोर्स। अभी जो कोर्स का प्राइस है वो 999 यहाँ पर दिया गया है, विद इंक्लूडिंग आपका टेस्ट। इसलिए आप क्या करोगे, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करोगे, या फिर क्या करना है, नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन, नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ऑन द नर्सिंग वाईफाई प्लेटफॉर्म। इसी प्रकार से इस जर्नी को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।